नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे पहाड़ों पर गिर रहे लगातार बादल बम। पहले धराली, फिर थराली, उसके बाद धर्म क्षेत्र यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल दोनों जगह बादल लगातार फट रहे हैं। तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अब जम्मू में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। जम्मू के डोडा में बादल फटने से तबाही का मंजर सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बादल फटने से 10 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं, 10 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा है। डोडा में बादल फटने से नदियां उफान पर हैं। इलाकों में राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर डोडा की है, जहां पर लगातार ये देखिए बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और ये जो उफान आप देख रहे हैं, इसके चलते सैलाब आया है। लोगों की जिंदगी सैलाब के बीच में फंसती हुई इन तस्वीरों के जरिए नजर आ रही है। जिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं रास्ते हैं, वो रास्ते अब मलबे में तब्दील हो गए हैं। वो रास्ते नदी नालों का रूप ले चुके हैं। रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली डोडा में बादल फटने के बाद की तबाही और उसके बाद जम्मू में पानी का प्रचंड सैलाब देखने को मिला है। नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं, बांध टूटने की कगार पर हैं। पुल जो हैं उनके पास ना जाने की, उनको पार ना करने की चेतावनी दी जा रही है लगातार। तो लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बादल फटा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बादल फटने की घटना हुई है। किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने की घटना के बाद आसपास के गांव के लोग सहमे हुए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बारिश बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। लेकिन इन इलाकों में पिछले कुछ महीनों से बादल फटने की घटनाएं हैरान करने वाली हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश की ये चरम घटनाएं, चाहे वे बादल फटने की घटनाएं हो या लंबी अवधि तक मूसलाधार बारिश की, इस पारिस्थितिक रूप से नाजुक क्षेत्र में कई बार और भयंकर होने वाली आपदा आती है, क्योंकि जलवायु संकट तेज हो रहा है। हिमाचल और उत्तराखंड में कुदरत का कहर। बादल फाड़ तबाही से दरक रहा पहाड़। देवभूमि के पहाड़ों पर आफत की बारिश। कहीं बादल फटा तो कहीं खिसक रहा पहाड़। बादल बम से प्रहार, खंड खंड पहाड़। बादल फटा, सैलाब बढ़ा, जल का जलजला। आफत के बादल, आसमान से बेहिसाब जल। काले बादलों का कोहराम, हाहाकारी सैलाब। बादलों का कोहराम, पहाड़ों पर त्राहिमाम। क्या पहाड़ क्या मैदान, सभी जगह हालत एक जैसी है। कहीं पहाड़ टूट रहा है तो कहीं रेगिस्तान डूब रहा है। देवभूमि में मानो जैसे कुदरत आसमानी आफत बनकर टूट रही है। पहले थराली में बादल फटा, फिर थराली कुदरत के कहर से थर्राया। हिमाचल का भी हाल हूबहू उत्तराखंड जैसा ही है। वहां भी पहाड़ दरक रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बादल फटने की घटना हुई। किन्नौर जिले के पानवी नाले में बादल फटने से भयानक बाढ़ आ गई। बादल फटने और भारी बारिश से कई घर, दुकानें और सड़कें तबाह हो गई। बीते कुछ समय से मानसून के मौसम में पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। भारी बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटना ने राज्य के कई जिलों में तबाही मचा दी। उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी के धराली और फिर चमोली के थराली में बादल फटा है। पहाड़ों पर नदियां मानो जैसे उफान पर हैं। हर ओर सैलाब सरीखा मंजर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर बार बार पहाड़ों पर कुदरत क्यों कहर बरपा रही है? क्या इसके पीछे जलवायु परिवर्तन वजह है या फिर मानव की बढ़ती दखलंदाजी, अवैध निर्माण इस तरह की आपदा के लिए जिम्मेदार है? फिलहाल ये ऐसे सवाल हैं जिनका आने वाले समय में जवाब जरूरी है। आसमानी आफत के आगे पहाड़ पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
चलिए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाने, बताने, दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर बादल कैसे फटते हैं। बादल फटने के पीछे की घटनाओं के पीछे एक साइंस है, यानी विज्ञान है। दरअसल जब गर्म हवाएं जमीन से बादलों की ओर ऊपर उठती हैं तो साथ में कुछ बूंदें को भी लेकर आती हैं। इस तरह से उचित प्रकार से बारिश नहीं हो पाती और इस तरह से बादलों में कुछ ज़्यादा नमी हो जाती है। इसके साथ ही भार के कारण हवा भी कमज़ोर हो जाती है, इसीलिए ये हवाएं ज़्यादा ऊपर तक नहीं जा पाती। अंत में एक जगह पर कई लाख लीटर पानी इकट्ठा हो जाता है और अचानक बादलों के आपस में टकराने से तेज़ बारिश होती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। उस दौरान बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, क्योंकि अब आपको बताते हैं क्यों और कैसे फटते हैं बादल। तापमान बढ़ने से नमी वाले बादल एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे में पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। आपको बता दें कि पानी की बूंदों के मिलने से बादलों का भार बढ़ जाता है। इसके साथ ही बादलों का घनत्व भी बढ़ जाता है। सीमित दायरे में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। 1 घंटे में 100 मिलीमीटर तक बारिश होती है। इस जोरदार बारिश को बादल फटना कहा जाता है। 1000 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई पर ज़्यादा बादल फटते हैं। उत्तराखंड को बादल फटने के मामलों में संवेदनशील माना जाता है। मॉनसून के दौरान यहाँ बादल फटना आम बात हो गई है। बादल फटने का पूर्वानुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब आपको बताते हैं 2025 में कब और कहां पर बादल फटे। 1 जुलाई 2025 को हिमाचल के मंडी में बादल फटा। 6 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के धराली में बादल फटा। 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के चशोटी में बादल फटा। 17 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटा। 23 अगस्त को चमोली में बादल फटा। 26 अगस्त को जम्मू के डोडा में बादल फटा और 26 अगस्त को ही हिमाचल के किन्नौर में भी बादल फटा। ये हम आपको बादल फटने की डायरी दिखा रहे हैं, कब और कहां कैसे कैसे बादल फटा। तो बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब आपको बताते हैं बादल फटने की प्रक्रिया क्या है। अर्धवायु का ऊपर उठना, बादलों का बनना, बादलों का सघन होना, अचानक भारी बारिश हो जाना, ये बादल फटने की प्रक्रिया है। अब हम आपको कुदरत की दहाड़ की 7 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, 1 जुलाई 2025 को जिस तरीके से बादल फटा, उसके बाद सैलाब का मंजर दिखा। दूसरी तस्वीर 6 अगस्त 2025 की है। तीसरी तस्वीर 14 अगस्त 2025 की। फिर 17 अगस्त को भी ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला बादल फटने के चलते। 23 अगस्त को रिहायशी इलाकों में पानी भर गया और ये चमोली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब बादल फटा उसके बाद की। 26 अगस्त 2025 को भी रिहायशी इलाकों में बादल फटने से पानी जमा हो गया, लोगों का जीना मुहाल हो गया। 26 अगस्त को बादल फटा और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और इस पूरे मुद्दे को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो पर्यावरणविद हैं उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ मनु सिंह पर्यावरणविद जुड़ गए हैं, एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट हैं। मनु जी, आपका न्यूज़ इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से बादल फटने की प्रक्रिया है ये एक वैज्ञानिक कारण है, लेकिन इस वैज्ञानिक कारण को भी बदला जा सकता है अगर प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो। ये पहाड़ी इलाकों में बिना प्लानिंग के हो रहा विकास क्या बादल फटने की सबसे बड़ी वजह है? जी देखिए, बादल फटना एक प्राकृतिक घटना होती है, लेकिन पिछले 3 दशक में अगर हम देखें तो ये 700% तक बढ़ गया है, जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं। इसके अगर 2 मुख्य कारण देखें तो एक तो वैश्विक कारण है, यानी जलवायु परिवर्तन है, मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन है जी। इससे हो क्या रहा है कि उन मेघों का निर्माण हो रहा है जिनमें आर्द्रता का घनत्व जो है वो अत्यधिक होता है। और ऐसे मेघ जो है वो मानसून के समय में आप देखते हैं कि जो निचले जमीनी मैदानी इलाके हैं वहां पर अतिवृष्टि नहीं होती, वहां पे अल्पवृष्टि होती है। और पूरा का पूरा घनत्व जो है वो जब हिमालय की तरफ बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि हिमालय में ओरोग्राफिक इफेक्ट से बादल जैसे ही ऊपर उठता है और ठंडी हवा से टकराता है तो सीमित क्षेत्र में एक ही साथ
अत्यधिक वर्षावृत्ति हो जाती है, जिसे हम बादल फटना कहते हैं। तो ये बहुत ही घातक होता जा रहा है। मंडी से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर हमने देखा कि धराली में, किन्नौर में, बिल्कुल लगातार जो है कठुआ में पहाड़ों पे बादल और फटने का जो पाकिस्तान प्रहार है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन मनोज जी, हम ये समझना चाहते हैं आपसे, देखिए जो घटनाएं हो रही हैं वो प्राकृतिक हैं, लेकिन इनके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। लेकिन क्या मौसम का पूर्वानुमान लगाकर इस घटना को बदला या रोका जा सकता है? क्या संभव है? जी, मौसम का पूर्वानुमान लगाकर चेताया जा सकता है, लेकिन रोका तो नहीं जा नहीं सकता। जा सकता। हाँ, जो करा जा सकता है वो ये है कि जो विकास की अवधारणा अभी वहां प्रेषित करी गई, आपने अगर आप धराली वाले को देखें तो हमारे यहाँ स्पष्ट कहा जाता है कि पहाड़ों में नदी से 200 मीटर तक कोई भी निर्माणाधीन कार्य नहीं। धराली वाला अगर आप वीडियो बार बार देखें तो नदी में ही रिजॉर्ट और होटल बने हुए थे, नदी में ही निर्माण हो रखा था जी। दूसरा, जो मलबा भी निकलता है निर्माणाधीन कार्य से, पहाड़ों में आम बात हो गई कि उसे नदी में फेंक दिया जाता है, जो बहुत ही खतरनाक होता है। नदी की सफाई नहीं होती। तो इससे होता क्या है कि जब भी अत्यधिक जल आता है तो अपने साथ ये खतरनाक स्लज, ये खतरनाक मलबा लेके आता है, जिसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है और उसके सामने कोई भी इमारत जो है मानव निर्मित कोई भी इमारत उसके सामने टिक नहीं पाती जी। तो हमें क्या करना है, हमें एक तो जो कंक्रीट का विकास है, जो एक ऐसे टूरिज्म को प्रेषित कर रहा है जिसमें सिर्फ होटल और रिजॉर्ट का नाम ही विकास है, उससे हमें बचना पड़ेगा। हम खुद विकास के उस मॉडल को फॉलो करें। आप उत्तराखंड की हालत देखिए तो पहाड़ों में जितने अस्पताल हैं, छोटे मोटे आप अस्पताल देखेंगे, बाकी सब रेफरल अस्पताल है। अगर विकास ही करना है तो पहले स्कूल और अस्पताल का निर्माण होना चाहिए, और साथ ही साथ जो भी निर्माण होना चाहिए वो प्रकृति के मूल्यों को, वैज्ञानिक चिंतन को केंद्र में लेके होना चाहिए। सिर्फ कंक्रीट को वहां पर जमा कर देना विकास नहीं हो। जी, बिल्कुल, बहुत सही आप विश्लेषण बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से धराली में, फिर थराली में, उसके बाद लगातार आर्मी कैंप के पास भी बादल फटा, इसका मुख्य कारण है नदियों की सफाई ना होना, आप ये कहना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण है पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करना, या फिर ये कह सकते हैं कि एनवायरमेंट के साथ मिसमैनेजमेंट। जैसे आपने कहा कि आप येलो अलर्ट, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, ये 3 अलर्ट मौसम विभाग जारी करता है। बादल फटने की जो सतत प्रक्रिया है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आती है, और आपने भी इसका उदाहरण बताया, कारण बताया। क्या अब ऐसी घटनाओं में जनहानि ना हो, इसके लिए आम जनमानस को उस जगह पर जहाँ के लिए अलर्ट जारी किया गया है वहाँ उनको जागरूक होना ज़रूरी है? और वो जागरूक हों तो कैसे? यानी कि मानव अपनी सुरक्षा स्वयं भी कर सकता है। जी, बिल्कुल कर सकता है। मैं दोबारा उस बात पे जोर दूंगा कि आप एक बात देखिए कि हम अगर कुछ ऐसे वर्षों को देखें, जैसे 1939 था, 1943 था, 1912 में था, जब अत्यधिक वर्षा उत्तराखंड में हुई। और मैं बड़ा चकित होता हूं इस बात से कि उस समय जो निर्माण हुआ था, जैसे आप देहरादून का ही एग्जाम्पल ले तो देहरादून में 7 या 8 कैनाल सिस्टम था उस समय। जब भी अत्यधिक पानी आता था तो उस कैनाल में से बहकर निकल जाता। लेकिन आज का आप दून देखें तो 80 से 90% जो कैनाल्स ब्रिटिशर्स ने बनाई थी उनको हमने ढक दिया है, उनके ऊपर घर बना दिए। जो वहां पहाड़ी नदियां हैं उनका नियमित रूप से सफाई तो छोड़िए, उनके अंदर लोग निर्माण कर देते हैं, उनके आसपास निर्माण कर देते हैं। तो ऐसे में जब भी बादल फटेगा तो वो एक प्राकृतिक घटना के साथ साथ एक बहुत बड़ी कैलामिटी, एक बहुत बड़ी विपदा बन जाती है जी। इसके साथ साथ जब भी अलर्ट्स होते हैं उस समय भी मैं देखता हूं कि बहुत सारे सैलानी उस बात को नजरअंदाज करते हुए वहां पहुंच जाते हैं। धराली में, मंडी में हमने खास तौर पर देखा है कि हताहत जो लोग ज्यादा हुए वो सैलानी थे, क्योंकि वहां के लोकल आदमी को फिर भी पता है कि क्या करना है। तो सैलानियों से भी मेरा यह आग्रह है, और खासकर सरकार से, कि इस मौसम में बहुत ही नियंत्रित संख्या में लोगों को पहाड़ पे जाने की अनुमति दे। इसका कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट बात, खासकर उत्तराखंड से, क्योंकि देवभूमि है, वहां पर जो जिस प्रकार का हम लोग एक रिलीजियस टूरिज्म का मॉडल प्रेषित कर रहे हैं वो बहुत ही त्रुटियों से भरा है, उसमें भी नियंत्रण होना चाहिए। इस प्रकार धड़ल्ले से हेलीकॉप्टर नहीं चलने चाहिए, क्योंकि उससे भी हम देखते हैं कि पहाड़ जर्जरा जाता है, और फिर उससे जब भी अत्यधिक वर्षा होती है तो पहाड़ उसके साथ टूट के बह जाता है या लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं।
तो हमारा एक तो इको टूरिज्म होना चाहिए, ईगो टूरिज्म नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ जितना भी निर्माणाधीन कार्य है वो बहुत ही सोच समझ कर। जी मनु जी, ये और आपसे समझना चाहते हैं, उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई है, खासतौर पर पर्यटन के क्षेत्र में। लेकिन पर्यटन को खूबसूरत बनाने के लिए, कुछ नया यूनिक करने के लिए, जिस तरीके का आप भी जिक्र कर रहे थे कि नदी के अंदर ही रिजॉर्ट बना रखे हैं, तो क्या सरकार को भी इनिशिएटिव लेना होगा? तभी इस तरीके के हादसों में कुछ कमी आएगी, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कम होगा। उनको इस बात का ध्यान रखना होगा उत्तराखंड सरकार को कि कहीं कुछ ऐसा ना निर्माण कार्य हो रहा है जिसकी वजह से पर्यावरण को खतरा हो। जी, सरकार को इनिशिएटिव ही नहीं लेना पड़ेगा, सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा जी, क्योंकि जब तक उत्तराखंड में, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ठेकेदारवाद पे प्रदेश चल रहा है, बहुत ज्यादा ठेकेदारवाद वहां पे, सिर्फ निर्माणाधीन कार्यों को लेके नहीं, वहां सड़क बनाने पर भी बहुत ठेकेदारवाद है और लोग सिर्फ रोड कटिंग के नाम पर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है और हमें उस देवभूमि पर दानव रूपी निर्माणाधीन कार्य, दानव रूपी विकास नहीं करना है, हमें देव रूपी ही विकास करना है। हम वहां जो भी विकास करें सरकार के नियंत्रण में हो और उस पर बहुत गहरी नजर रखी जाए और जो भी गलत करता है उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो। जब तक ये दंडात्मक कार्रवाई का एक डेटरेंट नहीं होगा तब तक लोग धड़ल्ले से यही करते रहेंगे। जी, जिस तरीके से उत्तराखंड की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें या फिर हम लोग जम्मू कश्मीर की भी बात करें, तो 35 और 370 के बाद से पर्यटन जम्मू कश्मीर में बढ़ा है, खुशहाली आई है, तो लोगों ने वहां जाना शुरू किया है। अब लगातार लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के साथ, जैसे पॉलीथीन का प्रयोग ना करने की सलाह दी जाती है, लोग फिर भी पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। लोगों को जो पर्यावरण की चीज़ें हैं उनके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ के लिए मना किया जाता है, लेकिन उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें कोई बहुत अच्छा अचीवमेंट के लिए, या फिर कह देते हैं कि एडवेंचर के नाम पर, एडवेंचर वर्ड में यहाँ बोलूँगा, एडवेंचर के नाम पर लोगों की ज़िंदगी भी खतरे में होती है। तो क्या इस तरीके की चीज़ों पर भी लगाम लगानी ज़रूरी है? बिल्कुल जरूरी है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि विकास जो है वो पर्यावरण के साथ नहीं हो सकता। लोग बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, मैं स्विट्जरलैंड की बात नहीं करूंगा, बहुत विकसित देश है, लेकिन कम से कम हमें भूटान का एग्जाम्पल तो हम फॉलो कर ही सकते हैं, उस देश से तो हम कंपेयर कर ही सकते हैं। वहां किस प्रकार आपको प्लास्टिक नहीं ले जाने दिया जाता, वहां लिटरिंग नहीं होती, इस सब का ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ एडवेंचर या माउंटेन्स आर कॉलिंग, इस उस पर नहीं चलना चाहिए। माउंटेन्स आर नॉट कॉलिंग यू इफ यू आर इन दिस काइंड ऑफ मिस एडवेंचर, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना चाहिए जो सैलानी जा रहे हैं उनको भी, कि वो वहां पर जाएं। अब मैं सिर्फ और सिर्फ अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो अभी रिपोर्ट आई है कि 10,000 टन प्लास्टिक कचरा वहां से हरिद्वार से निकला है इस कांवड़ यात्रा के बाद। जी, एक तो आप शिव जो कल्याण का रूप है, अगर आप उनके नाम पर जाते हैं और इस प्रकार का उन्हीं के इलाके में जाकर आप प्रदूषण फैलाते हैं, आप प्लास्टिक का उत्सर्जन करते हैं, तो आप किस प्रकार की पूजा प्रेषित कर रहे हैं। देखिए, शिव कल्याण का नाम भी है और वो तांडव भी करते हैं। अगर आप यही करते रहे तो फिर हमें तांडव ही देखने को मिलेगा, उनका कल्याण नहीं मिल सकता। तो सैलानियों का भी काम है, वहां पर जो लोकल लोग हैं वो भी ठेकेदारवाद में अंधे हो रखे हैं, वो भी सिर्फ इसी प्रकार के मॉडल में ही आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि दोनों को नियंत्रित करे, और जब तक सरकार इसमें मेरे हिसाब से दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं शुरू करती, सैलानियों के ऊपर भी और लोकल्स के ऊपर भी, तब तक इसमें कोई सुधार देखने को नहीं मिलेगा। वैश्विक चिंता है, वैश्विक कारण भी है, लेकिन वैश्विक कारण को तो हम बाद में अच्छे से सुलझाने की कोशिश कर ही रहे हैं। जब तक हम लोकल माइक्रो क्लाइमेट पे ध्यान नहीं देंगे, ये समस्या आने वाले समय में संगीन पे संगीन होती जाएगी। जी, हम एक बहुत ऐसे सब्जेक्ट पे चर्चा कर रहे हैं जो आज की ज़रूरत बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से आधुनिकता का क्षेत्र, आधुनिकता में हम लोग आगे जा रहे हैं, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ अब आम बात हो गई है। मैं न सिर्फ पहाड़ों का जिक्र कर रहा हूं, बल्कि हम लोग मैदानी इलाकों में भी प्रदूषण की मार झेल रहे हैं लगातार। मैं बात देश की राजधानी दिल्ली की भी करूं तो दिल्ली में भी यमुना नदी का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर है। साथ के साथ जो उसका पानी है वो उस पानी के पास खड़े नहीं हो सकते, आप बीमार हो जाएंगे। तो इसके लिए हर जनमानस को क्या करना चाहिए ताकि पर्यावरण हमारा, चाहे वो मैदानी इलाके हो चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, हमारा पर्यावरण जो है वो संतुलित रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आग्रह करूंगा, जो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है
कि दिल्ली या पूरे उत्तर भारत में लगभग 17 लाख लोग जो है वो हर साल वायु प्रदूषण के कारण काल के काल में समा जाते हैं, हर साल। यानी हर एक मौत हम 20 सेकंड में देखते हैं। जी। उसके बावजूद और बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं, डेंगू बढ़ रहा है, चिकनगुनिया बढ़ रहा है, साथ ही साथ कहीं अल्पवृष्टि हो रही है तो कहीं अतिवृष्टि हो रही है। लेकिन उसके बावजूद हमने अभी देखा कि पिछले साल इस देश में विश्व का सबसे बड़ा चुनाव था, लेकिन कोई भी प्रमुख चुनावी दल जो है उसने पर्यावरण को अपना मुख्य एजेंडा नहीं रखा। तो ये सबसे ज्यादा शोक की बात है। सबसे पहले तो हमें जो जनमानस है, हमें प्रेशर डालना पड़ेगा कि ये चुनावी एजेंडा बने, इस पे सरकारें बात करें, इस पे काम करें। और साथ ही साथ सरकारों को देखना होगा कि जो विकास की अवधारणा वो प्रेषित करते हैं, अगर वो वैज्ञानिक मूल्यों के साथ नहीं है, अगर उसमें प्रकृति केंद्र में नहीं है, तो वो विकास नहीं है, वो विनाश है। पहाड़ी क्षेत्र पे जो पर्यटक जाते हैं वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो पर्यावरण का ख्याल रखें। आप न्यूज़ इंडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि हमारा पर्यावरण ठीक रहे और बादल फटने जैसी घटनाएं ना सामने आए जिसकी वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त ना हो? मैं सब जो सैलानी पहाड़ों में घूमने जाते हैं, मैं चाहे वो धर्म के लिए जाते हो या चाहे एडवेंचर के लिए, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये हिमालय जो है ये भारत की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक है। इसी हिमालय ने हमें आततियों से, कई सहस्त्राब्दियों से बचाया है और यही हमारे जो मौसम को का इंजन है। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यही हमारे, जिस प्रकार आप अपने घरों के ईशान कोण का ध्यान रखते हैं, ये भारत के का ईशान कोण है। जब आप अपने घर के ईशान कोण में कूड़ा नहीं डालते हैं, तो भारत यानी जो आपका असली घर है उसके ईशान कोण में भी आप कूड़ा ना डालें। आप ईगो टूरिज्म ना करें, आप इको टूरिज्म करें। आप वहां के जो लोकल लोग हैं उनके साथ समन्वय में रहें, ध्यान से जाएं। जब अलर्ट्स जारी हो चुके होते हैं तब आप यात्रा करने से बचें और खासकर मानसून में आप बहुत सतर्क रहें। यही मेरा आग्रह है। और लोकल लोगों से भी मैं चाहूंगा कि ठेकेदारवाद के इस जंजाल में फंसकर अपने पहाड़ जो अपने आपका घर है उसको तबाह ना करें, बल्कि इसी बात का ध्यान रखें कि यही पहाड़ है जिसकी वजह से हम हैं। यही कारण है कि ये एक, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू हो, चाहे उत्तराखंड हो, हम देवभूमि पे हैं और हम अपने देवों का ध्यान रखें, हम अपने पहाड़ों का ध्यान रखें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी, आप न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़े और पर्यावरण पर आपके साथ एक सार्थक चर्चा रही जिससे हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पहाड़ों पर बादल बम आखिर क्यों गिर रहे हैं, इसका कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है और व्यक्ति का क्या योगदान इसमें हो सकता है ताकि इस तरीके की अनहोनी घटनाओं से बचा जा सके, ये हमने आपको विस्तार से बताया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।